गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई? दोज हु आर लाइव प्लीज कंफर्म इन अ चैट बॉक्स। आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली हम लोग यूट्यूब पे शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ इश्यूज आ रहे थे मल्टीपल, हम लोग ट्राई कर रहे थे कि दो अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपना जो क्लास है वो प्लान्ड हो। तो कुछ हर्डल्स की वजह से या कुछ सेटिंग में गड़बड़ी की वजह से मैं आईफा यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पा रहा हूं। और ये जो क्लासेस हैं वो अपने मेन चैनल टर्निंग पॉइंट पे शेड्यूल किए गए हैं। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लें और लिंक को फटाफट शेयर कर दें ग्रुप में। ठीक है ना, ताकि बच्चों को ये इंटीमेशन मिल जाए कि वो यहां पर आकर के ज्वाइन करें। फाइन। जो भी लाइव है एक बार कंफर्म कर देंगे। ओके फाइन। मैंने अपने पुराने वाले पे भी लिंक शेयर कर दिया है। एक बार मैं थोड़ा सा 2 मिनट बस आपसे लेना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा लिंक शेयर कर दूं सो दैट ऑल द स्टूडेंट कैन ज्वाइन। और YouTube पे बाद में मैं आपका ये जो क्लास है, ये जो भी रिकॉर्डेड क्लास अपना बनेगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप बाद में भी जब चाहो देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए चलिए, फाइनली आई हैव डन ऑल द थिंग्स। एंड जो भी लाइव है एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे। साईनाथ सबाले, ओके। देवाशीष, गुड इवनिंग। रोमित दत्ता, शिमोन, अर्शदीप, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए भाई, अब इसी पॉइंट से अपन जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आई होप यू रिमेंबर लास्ट सेशन में मैंने आपको पूरा सिलेबस का डिस्क्रिप्शन बताया था। आई होप आप सभी लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया होगा। आई थिंक वो 15 से 18 मिनट का वीडियो है। और उस वीडियो में एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क में अपन कैसे पूरा का पूरा सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं और कौन सा टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कितने मार्क्स का वेटेज होता है किस अलग अलग टॉपिक से। ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लास्ट एक छोटा सा रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है ना, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। सेकंड चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फ्लो कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा डेटा लिंक लेयर। ठीक है ना। और डेटा लिंक लेयर में इटसेल्फ 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना, फ्लो कंट्रोल हो गया, फ्रेमिंग हो गया, उसके बाद आपका एरर कंट्रोल हो गया, फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो गया। सो दीज आर द 4 टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर्ड इनसाइड द डेटा लिंक लेयर इटसेल्फ। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर नेटवर्क में हमें अलग अलग लेयर्स के बारे में ही देखना होता है और उस लेयर्स के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल बेसिकली इंप्लीमेंट होते हैं, उन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बेसिकली हमें समझना होता है। तो आई होप यू रिमेंबर, फिर भी एक बार अपन रिवाइंड कर ले उन चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज का जो सेशन है वो अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे एक बार देख ले जो मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को बताया था। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। जस्ट वेट अ मिनट। introduction image, I think this is the slide. ओके फाइन, यही स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, ओके फाइन। ये जो है सब्जेक्ट वाइज कोर्स के लिए आप सभी को पता है कि सबसे नॉमिनल फीस में, नॉमिनल भी नहीं, ऑलमोस्ट नो फीस के बराबर हम लोग सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, वी आर वर्किंग हार्ड टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ठीक है ना, आपके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए हम लोग जितना पॉसिबल हो सके मेहनत कर रहे हैं और सबसे कम फीस में, ताकि आप कभी भी ये नहीं सोचो कि मुझे तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल अंदर आना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना।
तो ये जो है ये ऑलरेडी लाइक मेरे आईफा डिजिटल वाले चैनल पे ये स्लाइड का पूरा डिस्क्रिप्शन अपलोडेड है, लेकिन चूंकि आज ये जो क्लासेस है ये टर्निंग पॉइंट चैनल पे चल रहा है, तो एक बार मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं। तो देखिए जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। ये जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी फॉर्मेट में एग्जैक्टली हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से अगर हम लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक प्रोटोकॉल्स एंड पैकेट। सेकंड में हम लोग देखेंगे लेयर्स आर्किटेक्चर, क्या क्या लेयर्स है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। थर्ड में हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी मींस हाउ इंडिविजुअल नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है ना। एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से मोड से एक नोड दूसरे नोड से कम्युनिकेट कर रहा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे एड्रेसिंग मोड और एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ पैकेट। देखिए अल्टीमेटली कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा टारगेट होता है ये समझना कि एक पैकेट एक पर्टिकुलर होस्ट से या एक पर्टिकुलर नोड से निकल करके दूसरे नोड तक कैसे वो डिलीवर हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेट, जहां पर डेटा होता है, ठीक है ना। पैकेट मींस वेयर द डेटा रिसाइड, ठीक है ना। तो वो पैकेट कैसे एक नोड से निकल करके दूसरे नोड तक डिलीवर हो रहा है और उस डिलीवरी में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व है और किस किस लेयर पे इन्वॉल्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यही अल्टीमेट हमारा गोल है इस कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को पढ़ने का, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क को किसी किसी बुक में एक अलग नाम दिया जाता है डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना। डेटा के थ्रू दो नोड आपस कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक हम लोग एक दूसरे से चैट करते हैं, जीमेल सर्विसेज, ठीक है ना, एचटीटीपी, ये सब क्या है, डेटा कम्युनिकेशंस के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोटोकॉल्स में एक पैकेट कैसे डिलीवर हो रहा है, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने का, ठीक है ना। तो यहां पर पहले वाले चैप्टर में मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दूंगा और इसका रियल फीलिंग, ठीक है ना, मैं आपको दूंगा 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। जब आप पूरा का पूरा डेटा लिंक लेयर पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप नेटवर्क लेयर पढ़ लोगे, then you will have a complete feeling how actually the protocols are involved to deliver a particular packet from one host to the another host। ये मैं आपको फील दूंगा, जैसे कि मैंने आपको टीओसी में, आई होप यू रिमेंबर, टीओसी में मैंने आपको एक फील दिया था कि टीओसी को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं दूसरे फील्ड में, लाइक कंपाइलर डिजाइन में। टीओसी पढ़ते तो सब है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या आता है, फील आता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अभी हमारा लाइक मेन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हम लोग को अभी टॉपिक के अंदर नहीं घुसना है, ठीक है ना। अभी हमारा मेन मुद्दा है क्या क्या लाइक सिलेबस है इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उसको समझना, ठीक है ना। और उस अलग अलग चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें देखना है। सेकंड जो चैप्टर है वो है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा फ्लो कंट्रोल, दूसरा है एरर कंट्रोल, तीसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और चौथा है फ्रेमिंग, ठीक है ना। तो ये 4 अलग अलग टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहां से अगर हम लोग मार्क्स को देखें तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी टॉपिक्स है ना काफी इंटरेस्टिंग है। ये 4 टॉपिक्स है जो आपको सेकंड चैप्टर में बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो टॉपिक्स है जो हमें डील करना है वो सबसे पहला है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे IPv4 पैकेट फॉर्मेट, ठीक है। हर एक टॉपिक इटसेल्फ काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको लाइक एक फीलिंग आएगा, फील फैक्टर आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड जो टॉपिक हम लोग देखेंगे IPv4 पैकेट फॉर्मेट। नेक्स्ट जो है वो है आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल लाइक ARP, ICMP, RARP, DSCP, ये सब क्या है, ये सब आईपी सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ICMP होगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यहाँ पर लाइक राइटिंग मिस्टेक है, आप इसको देख लेना। उसके बाद है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। देखिए नेट ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं था। 2022 में ये नया टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। अभी तक 2022 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2023 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया।
लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हम लोग किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ेंगे। दोज विच आर इन आवर सिलेबस वी विल ट्राई नॉट टू लीव दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल, और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको कहा 2 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग रियल फीलिंग के साथ ये समझेंगे कि मूवमेंट ऑफ आईपी पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक आईपी पैकेट एक नोड से, एक सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक कैसे डिलीवर होता है, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कौन कौन से लेयर में इन्वॉल्व होते हैं, इसको पूरे बारीकी से समझना। ठीक है ना, तो यहां पर आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा। आफ्टर द सेकंड चैप्टर यू विल हैव अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये एडिशनल है, यहां से आप ये सोचोगे कि सर यहां से गेट कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, नहीं। इस पूरे विजुअलाइजेशन के दौरान जो आप सीखोगे वहां से कभी कभी गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पैकेट रियलिटी में कैसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जहां से अगर हम लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा चैप्टर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मेरे दोस्त जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टीसीपी एंड यूडीपी, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, जहां से मोस्टली गेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो मोस्टली क्वेश्चन है या तो वो टीसीपी यूडीपी से होता है या कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से होता है। सॉकेट की अगर बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 साल में एक बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, यहां से आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, किसी साल यहां से पूछते हैं, किसी साल यहां से, किसी साल ऐसा होता है कि सॉकेट और कंजेशन कंट्रोल दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग मार्क्स वेटेज की बात करें तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, लास्ट ईयर 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है ना, लेकिन 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये आना ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, यहां पर न्यूमेरिकल टाइप की कोई चीजें नहीं होती है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जहां पर एप्लीकेशन लेवल पे जो प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं उसमें से सेलेक्टेड प्रोटोकॉल हमारे सिलेबस में है, उन सेलेक्टेड प्रोटोकॉल्स का डिटेल स्टडी करना है, और 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल थ्योरेटिकल टाइप यहां से पूछा जाता है। और टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो डीएनएस है, एफटीपी है, एचटीटीपी है। ठीक है ना, ये सब ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएमटीपी, ईमेल सर्विसेज। तो ये 4-5 सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और वहीं से गेट के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अलावा यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मेरे दोस्त हम लोग बात करें तो मिसलेनियस। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या है, चैप्टर 6 है क्या? कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडिविजुअल लेयर से कनेक्टेड नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो 2 अलग अलग लेयर के मिलने से बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको 2 अलग अलग लेयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी आप वो समझ पाओगे। तो वैसे सारे टॉपिक्स जो मल्टीपल लेयर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, जैसे कि डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एक ऐसा टॉपिक जो इन तीनों लेयर से कनेक्टेड है, उसको मैंने मिसलेनियस वाले पार्ट पे डाल दिया है। क्योंकि जब तक आपको डेटा लिंक लेयर का बेसिक नॉलेज नहीं है, नेटवर्क लेयर का नहीं है, अदर्स लेयर का नहीं है, आप इन सारे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि पैकेट स्विचिंग। अब जैसे पैकेट स्विचिंग है वो हमारा नेटवर्क लेयर में अप्लाई होता है, सर्किट स्विचिंग जो है फिजिकल लेयर पे अप्लाई होता है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है वो डेटा लिंक लेयर पे अप्लाई होता है। तो पैकेट स्विचिंग अगर आपको स्टडी करना है तो आपको हर एक लेयर्स का डिस्क्रिप्शंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे सारे टॉपिक्स को मैंने मिसलेनियस वाले पार्ट को रख दिया है। जैसे कि राउटिंग डिवाइसेस, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस पैकेट के मूवमेंट के दौरान यूज होते हैं, जैसे कि डिवाइस में आता है हब, स्विच, राउटर। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, डिवाइसेस है, स्विचिंग डिवाइसेस। तो स्विचिंग डिवाइसेस को पढ़ने के लिए आपको हर एक लेयर का एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे सारे टॉपिक, ठीक है ना, लाइक पैकेट स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है ना, एंड स्विचिंग टेक्निक, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स को मैंने मिसलेनियस वाले पार्ट पे रख दिया है। अगर इसका सिलेबस इसका इंपॉर्टेंस की बात करें
तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारा ऑप्टिमल नंबर ऑफ पैकेट्स इन स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक। तो स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक क्या है, कैसे काम करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल नंबर ऑफ पैकेट्स, एवरीथिंग वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। तो ये चीजें ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा। क्योंकि आज की जो सेशन है वो एक नए प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको पता रहे कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके गेट सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है और किस सीक्वेंस में अपन रीड करने वाले हैं, अपन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो आपका टारगेट है उस टारगेट के हर एक स्टेप्स को समझना, क्योंकि तभी आप एक एक करके आगे बढ़ोगे। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े, सब्जेक्ट पे आए वापस से, बोलो भाई सभी लोग, स्टार्ट करें भाई। चलिए चलिए, देखिए अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क सीखना है, समझना बात को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जब जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं और जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बुक का नाम आता है, फरोजन। यस और नो? और अगर फरोजन के बुक को आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, फरोजन के बुक को अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो थ्योरी का एक सागर है, ठीक है ना, एक समंदर है। वो बुक देखोगे इतना मोटा है, थ्योरी का एक सागर है। उस बुक को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत कुछ जान चुके हो, बट अल्टीमेटली यू वुडंट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये गारंटीड है, गेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा अगर आप फॉरोजन बुक को रेफर करते हैं। दूसरी बुक की अगर हम लोग बात करें, टेनेनबॉम, ठीक है ना, तो टेनेनबॉम जो है उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ऐसा चीजें हैं जो उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर एक बुक का कोई ना कोई खासियत होता है, हर एक बुक का कोई ना कोई खासियत होता है। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको कुरोज एंड रोज में मिलेगा। डेटा लिंक लेयर का जो दो टॉपिक है उसका जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको टेनेनबॉम में मिलेगा। डेटा लिंक लेयर का जो बाकी दो टॉपिक्स है उसका बेस्ट कंटेंट आपको कहां मिलेगा, तो विलियम स्टॉलिन में मिलेगा। तो अलग अलग बुक है जिसका जो कंटेंट है बेस्ट अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसीलिए यही रीजन है कि मैं किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बुक को फॉलो करें, लेकिन हाँ एक बेसिक बुक की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम पढ़ें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई पूरा का पूरा जो बेस्ट कंटेंट है आपको एक बुक में नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको 3-4 अलग अलग बुक से स्टडी करना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी मैं एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा टॉपिक किस बुक में बेस्ट है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दीज आर द वेस्ट ऑफ टाइम। और ये कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप देखो ना तो 50% ये थ्योरेटिकल है और 50% ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। इसमें थ्योरी बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप थ्योरी के सागर में डूबोगे तो आप डूबते चले जाओगे, लेकिन अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो शायद आप बहुत कुछ समझ जाओगे। तो अपना जो मेन टारगेट होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, ध्यान से समझना, इस सब्जेक्ट के पढ़ने का जो अपना मेन टारगेट होगा वो है टू अंडरस्टैंड नेमिंग कन्वेंशन, अंडरस्टैंड नेमिंग कन्वेंशन। इन सभी का मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड द नेमिंग कन्वेंशन एंड एंड कनेक्ट इट विथ रियल लाइफ, विथ रियल लाइफ, ठीक है ना, रियल लाइफ, ठीक है ना।
तो कोई भी टॉपिक, ये मैं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी जब टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक के नेमिंग कन्वेंशन को समझिए, ठीक है ना, उस टॉपिक के आप नेमिंग कन्वेंशन को समझिए, और अगर आप उस नेमिंग कन्वेंशन को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मेरे दोस्त मैं आपको दिल से बोलता हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो ना, उस कॉन्सेप्ट को आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट मेरे से हमेशा क्वेरी करते रहते हैं कि सर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब दूसरे सब्जेक्ट में जाता हूं, तो पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो बहुत मैं भूल जाता हूं, मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या फॉर्मूला अपन डिराइव किए थे, वो सारा मैं भूलने लगता हूं। ये ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझना, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट रनिंग में होता है ना, उस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करते हैं, तो आप भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट का जो कंटेंट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो धीरे धीरे दिमाग से उतरना शुरू हो जाता है। और स्टूडेंट का यही क्वेरी होता है कि जब मैं दूसरे से तीसरे में जाता हूं, तो फिर ये दोनों दोनों भूलना स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए बोला जाता है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन करने के बाद भी कॉप अप नहीं कर पाते। समझना, बहुत ही गहराई वाला बात बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, बहुत गहराई से समझना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन करने के बाद भी, क्योंकि 2 से फिर आप 3 सब्जेक्ट में जाओगे, तीसरे से चौथे में जाओगे, तो ये जो कंटेंट है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कितना रिवीजन करोगे और कहां तक रिवीजन करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इंसान है तो भूलना तय है, ठीक है ना। हम लोग भगवान नहीं है ना, हमारे इधर मेमोरी चिप है कि हमें एक बार अगर मैंने कोई चीज पढ़ लिया तो हमें लाइफ टाइम मेरे दिमाग में रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो भूलने का जो हैबिट है वो तय है, वो होना है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन स्टूडेंट का यही क्वेरी होता है कि सर धीरे धीरे ये कंटेंट बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद ऐसा होता है कि मैं उसको कैसे कॉप अप करूं ये समझ में नहीं आ रहा है, और यही देखते देखते एग्जाम का डेट आ जाता है। अब एग्जाम के टाइम पे आपने अगर 12 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 12 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, तो वो 12 का 12 सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक स्टूडेंट को अपना बेस्ट देने के लिए वो हर एक कॉन्सेप्ट जो उसने हर एक सब्जेक्ट में पढ़ा है उसको पता होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि जो भी आप पढ़ते हो वो आपके मेमोरी में रिटेन करे। तो मेमोरी में रिटेन कैसे करेगा, दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट, या जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या होता है, क्वेरी होता है। तो उसी क्वेरी का मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे वो टीओसी हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होता है वो होता है नेमिंग कन्वेंशन का, नेमिंग कन्वेंशन का, ठीक है ना। भाई कोई ना कोई आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट, टॉपिक के अंदर के कॉन्सेप्ट को ही स्टडी करते हैं ना। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके सामने एक टॉपिक आता है, और उस टॉपिक के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का आपको क्या करना है, स्टडी करना है। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है, यस और नो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक हो, चाहे वो डीबीएमएस का हो, चाहे वो टीओसी का हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का स्टडी करते हैं, और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है भाई? तो हमारा टारगेट है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे मेमोरी में रिटेन करे। क्या करे भाई? रिटेन करे, ठीक है ना, रिटेन करे। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और मैं एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जो भी नेमिंग कन्वेंशन है, जो भी नेमिंग कन्वेंशन है, उस नेमिंग कन्वेंशन को आप कॉन्सेप्ट से रिलेट करो, और उस कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। जो भी नेमिंग कन्वेंशन है उसको आप, जो भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं उससे आप रिलेट करो, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी, ये
कनेक्ट द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, लाइक आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कनेक्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जो भी नेमिंग कन्वेंशन है उसको आप कॉन्सेप्ट से रिलेट करो और उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो मेरे दोस्त जो भी आपने पढ़ा है ना वो लाइफ टाइम, आज से 50 साल के बाद भी अगर आपसे कोई पूछता है ना तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलोगे, फॉर्मूला भूल सकते हो या कुछ और चीजें भूल सकते हो, लेकिन उसके अंदर का कॉन्सेप्ट आप पूरा लाइफ टाइम आपके मेमोरी में रहेगा। लेट्स ट्राई टू लाइक लेट्स कंसीडर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या रहेगा, ठीक है ना, नेमिंग कन्वेंशन, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके नेमिंग कन्वेंशन को समझना, ठीक है ना, जो भी टॉपिक आप स्टडी कर रहे हो उस टॉपिक के नेमिंग कन्वेंशन को समझना, उस नेमिंग कन्वेंशन को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना और उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना। बहुत ऐसा टाइम होगा जहां पर आप कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं। बहुत ऐसा टाइम आएगा, ठीक है ना, जहां पर आप कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नेमिंग कन्वेंशन को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पा रहे हो तो भी आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो और इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए मेरे दोस्त एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ये इतना आसानी से नहीं आता है, ठीक है ना। हम लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। आपको इस लेवल पे आने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये वाला पार्ट जो है ये आप कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टारगेट विच यू कैन डू योरसेल्फ एंड दिस इज द सेकंड टारगेट विच नीड अ एक्सपीरियंस। और मैं इस पूरे सब्जेक्ट में इन दोनों से आपको रूबरू कराऊंगा, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट में मैं आप इन दोनों से आपको रूबरू कराऊंगा, ठीक है ना। लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल, समझना समझना। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, समझना। मीडिया, मैं आप ही से पूछूंगा, आप ही बताओगे, एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। ये जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है, ये प्रोटोकॉल बेसिकली किसके अंदर आता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है, ठीक है ना। व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट वो हम लोग देखेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि नेमिंग कन्वेंशन को कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करते हैं और कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नाम दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये क्या है यहाँ पर, तो ये एक नाम है, क्या नाम है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये तो चलो हमारा एक प्रोटोकॉल है, तो मेनली हमारे पास नाम क्या है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये पूरा का पूरा हमारा क्या दिया हुआ है, टॉपिक का एक नाम दिया हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक गिवन, नेम ऑफ द टॉपिक गिवन। अब हमारा काम क्या है, इस नेम को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना, किससे कनेक्ट करना, कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। तो देखिए देखिए देखिए, मीडिया का मतलब क्या होता है, एनीवन कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया। हेलो, वॉइस स्लो आ रही है क्या, आदित्य का कहना है कि सर वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रहा है, वॉइस सही है ना, क्लियर है वॉइस। फाइन फाइन, चलिए अब मुझे इसका आंसर बताइए, लाइक आप ही से मैं पूछ रहा हूं मीडिया का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। नेमिंग कन्वेंशन को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है, तो आप ही मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना।
मीडिया का मतलब क्या होता है? ओके आदित्य फाइन। मीडिया का मतलब क्या होगा भाई? मीडियम, ठीक है ना। तो मीडिया का मतलब क्या होगा? एक मीडियम, ठीक है ना। ये हमारा एक मीडियम हो गया, ठीक है। दिस इज द मीडियम, ठीक है ना। अब ये चूंकि मीडियम है तो यहां से कुछ ना कुछ तो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा? ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ क्या करेगा मेरे दोस्त? ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया मीडिया। अभी ट्रैवल करेगा नहीं करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा, ये मीडिया का मतलब हो गया एक मीडियम, ठीक है ना। ये वाला टर्म क्लियर हो गया हमें, ये वाला टर्म क्या हो गया? क्लियर हो गया। उसके बाद है एक्सेस। अब इस मीडियम को क्या करना है? एक्सेस करना है। एक्सेस करने का मतलब क्या है? यूज करना है। तो भाई मेरे, जस्ट इमेजिन, सपोज एक रोडवेज है, एक रास्ता है। तो रास्ता हमारा क्या है? एक मीडियम है। रास्ता हमारा क्या है? मीडियम है, जिससे क्या हो सकता है? कोई गाड़ी पास हो सकता है, या कोई साइकिल लेकर के जा सकता है, या कोई इंसान चलते हुए जा सकता है। तो ये जो कार्स है, ये जो बाईसाइकिल है, या जो ये पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो सब क्या कर रहे हैं? मीडियम को एक्सेस कर रहे हैं। कोई कार के थ्रू एक्सेस कर रहा है, कोई चलते हुए एक्सेस कर रहा है, या कोई बाइक साइकिल चलाते हुए एक्सेस कर रहा है। तो एक्सेस करने का मतलब क्या होता है? उस मीडियम को यूज करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है ना, ये तो हो गया रियल लाइफ का एग्जांपल। कंप्यूटर नेटवर्क को अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो मेरे दोस्त, तो कंप्यूटर नेटवर्क में मीडियम एक्सेस कब होगा? जब वहां से पैकेट मूव करेगा। मीडियम एक्सेस कब होगा? जब वहां से पैकेट क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। या अभी आपको पैकेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो जब सिग्नल ट्रैवल करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब सिग्नल क्या करेगा? ट्रैवल करेगा, क्योंकि पैकेट मीडियम में सिग्नल के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस मीडियम को क्या करना है? एक्सेस करना है। तो चलो, इस मीडियम को हमने क्या किया है? एक्सेस कर लिया। तो इस मीडियम को मैंने एक्सेस किया। अब यहां पर तीसरा जो टर्म है वो है कंट्रोल। कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि किस चीज को कंट्रोल करें। अब जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, सपोज ये जो मीडियम है, ये मीडियम दो अलग अलग नोड से कनेक्टेड है। इस तरह से दो अलग अलग नोड से क्या है? कनेक्टेड है। सपोज यहां पर भी एक कंप्यूटर है, और यहां पर भी एक क्या है? कंप्यूटर है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन, यहां पर भी एक कंप्यूटर है और यहां पर भी कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर क्या है? बी है, ठीक है ना। अब समझना, अब समझना, कंप्यूटर ए को अगर अपना पैकेट सेंड करना है तो वो इसी रास्ते से सेंड करेगा, यस और नो। और कंप्यूटर बी को अगर अपना पैकेट सेंड करना है आउट ऑफ द नेटवर्क, तो वो इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कोई दूसरा मीडियम तो इसके साथ है नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कंप्यूटर ए को अगर कोई भी पैकेट सेंड करना है आउट ऑफ द नेटवर्क किसी दूसरे नोड को या किसी सर्वर को, तो उसका रास्ता जाने का कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि नोड ए से यही एक वायर है जो कनेक्टेड है। और नोड बी को अगर अपना डेटा सेंड करना है तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ये दोनों रास्ते जो है एक कॉमन रास्ते में आकर के मिल रहा है। तो ये जो मीडियम है मेरे दोस्त, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट कॉमन मीडियम। यस और नो? कैन वी से दिस? ये जो मीडियम है दिस इज द कॉमन मीडियम। कॉमन मीडियम कब बोलते हैं? जब वो रास्ता दो अलग अलग नोड के लिए कॉमन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ टर्म कॉमन मीडियम। इंग्लिश जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर इंग्लिश को आप वन बाय वन कनेक्ट करने लगो ना तो बहुत मजा है। पढ़ने का एक अलग ही मजा है, ठीक है ना। पढ़ने का एक अलग ही मजा है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे दोस्त होगा क्या कि नोड ए जब अपना डेटा पैकेट सेंड करेगा, नोड ए अपना डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, और सपोज उसी टाइम पे नोड बी भी अपना डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, तो ये दोनों डेटा पैकेट जैसे ही कॉमन मीडियम पे आएगा
तो इस पॉइंट पे मेरे दोस्त क्या हो सकता है, कॉलिजन हो सकता है, यस और नो। कॉलिजन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कॉलिजन होने के चांसेस है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है, यस और नो। मैं ये कतई नहीं कहता कि कॉलिजन होगा ही होगा, कॉलिजन होने के चांसेस है। कब? जब ये दोनों नोड अपना अपना डेटा पैकेट सेम टाइम पे क्या करेगा, सेंड करेगा, यस और नो। तो यहां पर क्या होगा, कॉमन मीडियम में कॉलिजन होगा। और मेरे दोस्त अगर कॉलिजन होता है तो डेटा पैकेट के अंदर का जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। बोलो भाई, यस और नो। ठीक है ना, अगर ये कॉलिजन होता है, ठीक है ना, अगर ये कॉलिजन होता है, डेटा विल गेट मॉडिफाइड, विल गेट मॉडिफाइड, जिसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, डेटा में क्या आ जाएगा, एरर इन डेटा, ऐसा बोल सकते हैं। जो डेटा है, सपोज मैंने आपको टाइप किया, हाय आदित्य हाउ आर यू, तो हाय आदित्य आपके पास जो डिलीवर होगा वो होगा हाय, आ के जगह बी आ जाएगा, हाय विदित्य हाउ आर यू। अगर डेटा मॉडिफाई होगा तो कोई ना कोई सेंटेंस, सेंटेंस का जो वर्ड है, जो लेटर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है वो रिसीवर तक रीच ही नहीं करेगा, उसके पास मॉडिफाइड डेटा रीच करेगा। डू वी वांट इट? बोलो भाई, क्या ऐसा कम्युनिकेटिंग मीडियम हम लोग चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना भाई। हम लोग, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, जो डेटा सेंड हो रहा है वही डेटा रिसीव होना चाहिए। दिस इज आवर अल्टीमेट टारगेट इन डेटा कम्युनिकेशन। whatever the data the sender is trying to send, it has to reach at the destination without any modification. That is our first target. Are you getting my point or not? तो मेरे दोस्त, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अभी तक मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस नेमिंग कन्वेंशन से कनेक्ट करिए, नेमिंग कन्वेंशन से कनेक्ट करिए। देखिए हो क्या रहा है कि ये दो अलग अलग नोड, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, नोड बोल सकते हैं या कंप्यूटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, नोड, और यू कैन से द कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है ना। ये दो अलग अलग नोड अगर सेम टाइम पे अपने पैकेट को सेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो देयर इज द पैकेट को सेंड करने का मतलब क्या है, अगर ये पैकेट सेंड कर रहा है तो ये पैकेट इस मीडियम को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। These two packets are trying to access this common medium, yes or no? Whenever the node is sending a data packet, the packet itself trying to access the medium, ठीक है ना। तो ये जो पैकेट है, ये पैकेट इस कॉमन मीडियम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दौरान चांसेस है किसकी, कॉलिजन की। देन हाउ टू कंट्रोल द कॉलिजन, how to control the collision, for which we need to give some protocols, and that's why the name was given as media access control protocol. Protocol कुछ और नहीं है मेरे दोस्त, protocol is nothing but you can say it is the rule, or you can say this is the program, or you can say this is the logic, nothing else. Whenever we are using a term, अभी हम लोग प्रोटोकॉल का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। What exactly protocol is, we will try to learn each and everything individually, जो बेसिक में हमें देखना है, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट द रूल, प्रोग्राम, और यू कैन से द लॉजिक। ये एक तरह का लॉजिक है जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इस पूरे सिनेरियो में हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस कॉलिजन को खत्म करना, यस और नो। इस पूरे सिचुएशन में मेरे दोस्त आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, कि ये कॉलिजन ना हो, और अगर हो रहा है तो कम हो। दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है इस पूरे सिनेरियो में। आपका टारगेट क्या है, पहला, कॉलिजन हो ही ना, क्योंकि अगर कॉलिजन होगा ही नहीं तो डेटा मॉडिफाई नहीं होगा, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर कॉलिजन होता भी है, उसके चांसेस, उसके प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए।
कम हो जाए इन द सेंस 5% 10% रहे। 5% 10% का मतलब क्या है कि अगर 100 नंबर ऑफ पैकेट सेंडर सेंड कर रहा है तो उसका 5% पैकेट कोलाइड कर रहा है, मतलब 5 पैकेट ही कॉलिजन में इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी का पैकेट सक्सेसफुली क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि कॉलिजन हो ही ना, अगर होता है तो कम से कम कॉलिजन, और अगर कम से कम कॉलिजन हो रहा है तो उसका रिकवरी प्रोसेस क्या है, दोज आर द पार्ट ऑफ डिस्कशन। वो मैं अभी समझाने की आपको कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नाम है, ये टॉपिक का नेम है, इस टॉपिक के नेम को इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। अपना अल्टीमेट गोल क्या है मेरे दोस्त, तो ये जो टॉपिक का नेम है इस नेम को इस कॉन्सेप्ट से क्या करना, कनेक्ट करना। तो चलिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल को फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ठीक है ना, ये कॉमन मीडियम है और इस कॉमन मीडियम को दो अलग अलग नोड क्या कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दो अलग अलग नोड इस कॉमन मीडियम को एक्सेस करेगा तो यहां पर कॉलिजन की पॉसिबिलिटी है। देन हाउ टू कंट्रोल द कॉलिजन, कॉलिजन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, या तो कॉलिजन ना हो, अगर होता है तो कम से कम हो। हाउ टू कंट्रोल द कॉलिजन, अब इसके लिए अलग अलग टाइप के रूल डिफाइन किए गए, अलग अलग टाइप के मेरे दोस्त क्या डिफाइन किए गए, रूल डिफाइन किए गए। एंड एनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर गिव देयर रूल, गिव देयर लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। यस और नो, कोई भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अपने लॉजिक को, अपने रूल्स को एक्सप्रेस करता है, कैसे, प्रोग्राम के फॉर्म में, बाय राइटिंग द कोड either in Java or in C program or in Python, whatever it is. समझ में आ रहा है भाई? Everyone, just give me a thumb symbol. If you are able to feel this, just give me a thumb symbol. तब मैं अब बताऊंगा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल जो आप थोड़ा बहुत फील कर पा रहे हैं। बोलो भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट था और ये एक नेम है, जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे ये एक टॉपिक का नाम है, और उस टॉपिक के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नाउ यू आर एबल टू रियलाइज हाउ दिस नेम इज कनेक्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट, यस और नो। अब आप ये रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ये जो नेम है ये कैसे कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। अब मेरे दोस्त, आप आज से 50 साल के बाद भी अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना, आप उसको बहुत आराम से जवाब दे दोगे, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग ओवर दिस नेम, आप कभी भूलोगे नहीं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट किया है किससे, कॉन्सेप्ट से। मीडिया मतलब मीडियम है, मीडियम को एक्सेस कर रहा है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में मीडियम को कैसे एक्सेस करेंगे, तो बाय सेंडिंग द पैकेट, भाई कोई पैकेट सिग्नल के फॉर्म में वहां से ट्रैवल कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो कंट्रोल, कंट्रोल टर्म कब यूज होगा, जब वो पैकेट, दो अलग अलग पैकेट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अलग अलग रूल देने पड़ेंगे। रूल क्या हो सकता है मेरे दोस्त, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन। अब रियल लाइफ एग्जांपल को समझो। अब हमारा टारगेट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना। तो देखिए कैसे, सपोज आप एक रोडवेज का एग्जांपल लो, सपोज ये एक रोडवेज है
और ये जो रोडवेज है ये दो अलग अलग रोड से आकर के मिल रहा है, ये दो अलग अलग इस प्रकार से रोड से आकर के क्या कर रहा है, मिल रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन, ये कॉमन पाथ है, ये कॉमन क्या है, पाथ है, ठीक है ना। तो सपोज एक व्हीकल्स यहां से आ रहा है, दूसरा जो व्हीकल्स है वो यहां से आ रहा है, यस और नो, ये दो अलग अलग व्हीकल्स है जो दो अलग अलग पाथ से आ रहा है, एंड दे बोथ आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर, दोनों के एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं मालूम। भाई आप यहां से जा रहे हो, बीच में एक वॉल गिरा हुआ है, ये यहां से आ रहा है, यहां पर भी एक वॉल है, इन दोनों को नहीं पता कि इसको नहीं पता ये आ भी रहा है या नहीं, इसको नहीं पता इसके बारे में। तो होगा क्या मेरे दोस्त, जब ये दोनों कार एक साथ इस कॉमन मीडियम पे आएगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। क्या ऐसा आप चाहते हो? क्योंकि कॉलिजन होगा तो क्या होगा, इस कार के अंदर बैठे हुए जो जो पैसेंजर है वो मर जाएंगे। इन रियल लाइफ सिनेरियो डू यू वांट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? नो, हम ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं चाहते। रियल लाइफ सिचुएशन में भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि दो गाड़ी आपस में टकराएं और जिसके कारण किसी की मौत हो जाए। तो यहां पर इंसान का मौत हो रहा है, वहां पर डेटा का मौत हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां जो है वो इंसान मॉडिफाई हो रहा है, पहले आप ऐसे थे अब आप ऐसे हो गए टकराने के बाद, ठीक है ना, किसी का हाथ ऐसा हो गया, यहां इंसान मॉडिफाई हो रहा है, वहां कौन मॉडिफाई हो रहा है, डेटा। तो वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, इस कॉलिजन को कंट्रोल करना, इस कॉलिजन को क्या करना मेरे दोस्त, कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो कंट्रोल वाले सिचुएशन में दो तरह के सिचुएशन हो सकते हैं, या तो कंप्लीटली जीरो कर दो या इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दो, या तो कंप्लीटली क्या करो, जीरो कर दो, या इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो कॉलिजन का रेट अगर जीरो होगा तो एक बात तो श्योर है, कभी भी पैसेंजर डैमेज नहीं होंगे। मिनिमाइज करने का मतलब क्या हो गया कि जो कॉलिजन की पॉसिबिलिटीज है उसको हमने कम कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन अटेंड किया है ना, सभी लोग ग्रुप डिस्कशन अटेंड किए होंगे। सपोज एक ग्रुप डिस्कशन में क्या है, 10 स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक राउंड टेबल में 10 अलग अलग स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और होता क्या है, आपके क्लास टीचर आते हैं और क्लास टीचर आने के बाद एक टॉपिक बस असाइन कर देते हैं। तो दो अलग अलग मैं सिचुएशन के ले रहा हूं, आपका क्लास टीचर आया और आपका क्लास टीचर आने के बाद एक टॉपिक को रैंडमली उसने क्या किया, असाइन कर दिया। अब ये 10 स्टूडेंट जो वहां पर बैठा हुआ है, अब उसमें क्या हो गया, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब कोई भी स्टूडेंट कभी भी बोल सकता है, अगर स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, भाई स्टूडेंट ए भी अपना पॉइंट रख रहा है, सी अपना पॉइंट रख रहा है, ई अपना पॉइंट रख रहा है, और इस वजह से क्या है कि बाकी स्टूडेंट को किसी का आवाज ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। इवन जो वहां पर क्लास टीचर है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्कशन चल क्या रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबके वॉइस आपस में क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। द इंडिविजुअल वॉइस कमिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आर कोलाइडिंग, जिस वजह से क्या हो रहा है, कुछ बातें समझ में आ रहा है लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा मॉडिफाई हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। तो एक सिचुएशन ये बना। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है मेरे दोस्त, सपोज वही राउंड टेबल है, क्लास टीचर ने एक टॉपिक असाइन किया, लेकिन टॉपिक असाइन करने के साथ साथ क्लास टीचर ने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिया मेरे दोस्त, तो उसने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी अपने मन से नहीं बोल सकता। जब मैं जिस स्टूडेंट को पिक करूंगी तभी वो स्टूडेंट अपना पॉइंट रखेगा, अदरवाइज वो नहीं रख सकता है। सिचुएशन समझ में आ रहा है? सपोज मैंने सबसे पहले आदित्य को पिक किया, आदित्य तेरे पास 1 मिनट का समय है, तू बोल। आदित्य ने 1 मिनट में जो भी उनके पॉइंट्स थे उसने रख दिया। उसके बाद मैंने सौमेन को पिक किया, सौमेन अब नेक्स्ट तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, तू अपना पॉइंट्स रख इस टॉपिक के ऊपर। उसने अपना पॉइंट्स रख दिया। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट लाइक अंकिता को पूछा, ठीक है ना, विजय को पूछा, एंड सो ऑन। सो इन दिस सिनेरियो वेयर द नोड्स आर कंट्रोल्ड बाय अ सुपर नोड, ठीक है ना,
सभी पर्सन जो है एक क्लास टीचर से कंट्रोल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में कोई कॉलिजन होगा क्या? नहीं होगा। वहां क्या होगा? जीरो कॉलिजन होगा। तो ये क्या है? ये मेरा एक थिंकिंग प्रोसेस है। मैं दो अलग अलग टाइप का मॉडल तैयार कर रहा हूं और एक दो अलग अलग टाइप का मैं रूल तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इस रूल को अगर मैं प्रोग्राम्ड कर दूं तो मेरा ये प्रोटोकॉल तैयार हो जाएगा। ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तैयार हो जाएगा। तो ये होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना। अब मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बोलना, अगर आप चीजों को इस तरह से स्टडी करते हैं, इस तरह से अगर आप चीजों को देखते हो, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ? पॉसिबल ही नहीं है। आज से 50 साल के बाद भी मेरे दोस्त अगर आपसे कोई मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में पूछेगा ना, तो कम से कम उसके कॉन्सेप्ट को तो आप बता दोगे। भले जो इनर साइड में जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो भले ही आज से 50 साल के बाद आप ना बता पाओ, वो मैं भी मानता हूं, ठीक है ना। वो फॉर्मूला आप भूल जाओगे, ठीक है ना, या वो डेरिवेशंस आप भूल जाओगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने नेमिंग कन्वेंशन को आपने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया है। नेमिंग जो कन्वेंशन है उसको आपने क्या किया? कॉन्सेप्ट से आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। जैसे ही आपके सामने ये नाम आएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इमीडिएटली वो कॉन्सेप्ट आपका दिमाग क्या करेगा? कनेक्ट करना शुरू कर देगा। यस और नो? दिल से बोलना भाई मेरे, यस और नो। तो सब्जेक्ट को मेरे दोस्त इस तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बस आप कंप्यूटर नेटवर्क में इस तरह से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो। आप सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्म यूज होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग? इसको सोचने की कोशिश करो। सीपीयू आपको समझ में आ रहा है, जहां कंप्यूटेशन होता है। शेड्यूलिंग, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ शेड्यूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को शेड्यूल कर रहे हैं। या कभी कभी हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको हम शेड्यूल कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस कब आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो कहां जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे डीबीएमएस हो, ठीक है ना, 90% केसेस में जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो नेमिंग कन्वेंशन से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। 90% केसेस में द कंसेप्ट आर कनेक्टेड विद द नेमिंग कन्वेंशन। 10% ऐसा केस बन सकता है जहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसका नेमिंग कन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ट्यूरिंग मशीन। भाई ट्यूरिंग मशीन जो नेमिंग कन्वेंशन है, इसको आप कंसेप्ट से कभी कोरिलेट कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्यूरिंग वाज अ पर्सन। तो बहुत ऐसे साइंस फील्ड में बहुत ऐसे लाइक कॉन्सेप्ट है, बहुत ऐसे नेम है जो साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया। जैसे कि न्यूटन रैप्शन मैथड। तो न्यूटन रैप्शन मैथड जो है वो एक मैथड है जो न्यूटन और रैप्शन दोनों ने मिल करके बनाया था। तो इस नाम को आप कॉन्सेप्ट से नहीं कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, 90% केसेस में द नेमिंग कन्वेंशन आर कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर कोई नाम साइंटिस्ट के नाम पे है, उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जैसे कि एवियल ट्री। अब एवियल ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, एवियल ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 अलग अलग बंदे मिल करके दिए थे, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा AVL। एंडरसन, वी से कोई दूसरा बंदा था, आर से कोई दूसरा। सिमिलरली RSA एल्गोरिथम,
जैसे क्रिप्टोग्राफी में एक एल्गोरिदम चलता है आरएसए या डेफी हेलमैन, तो ये सब किसी बंदे का इन्वेंट किया हुआ एल्गोरिदम है, तो उस बंदे ने अपने नाम पे दे दिया। जैसे ग्राफ थ्योरी में आप पढ़ते हो प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, तो ये सारे एल्गोरिदम जो है ये किसी न किसी बंदे के नाम पे लाइक डेडिकेटेड है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन 90% केसेस द कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड विद द नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है ना। अब जहां पर साइंटिस्ट के नाम पे है वो आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा कि एवियल ट्री में आपने क्या सीखा था, डेफी हेलमैन में आपने क्या सीखा था, आरएसए एल्गोरिथम में आपने क्या सीखा था, क्रुस्कल क्या है, प्रिम्स क्या है, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बोल ही रहा हूं 10% ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज द नेमिंग कन्वेंशन वाज गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है ना, और नेम ऑफ द इन्वेंटर जिसने उसको इन्वेंट किया है। बट इन 90% केसेस यू आर गोइंग टू हैव दिस। तो भाई 10% अब बर्डन रह गया ना, 90% बर्डन तो खत्म हो गया, 90% जो आपका बर्डन था वो तो खत्म हो गया, अब 10% ही आपके पास बर्डन रह गए जिसको आपको बराबर क्या करना है, रिवाइज करना है। 90% का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी रिलेटेड है नेमिंग कन्वेंशन पे, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब दो सबसे अहम बात देखिए, अभी मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया, आज का जो मेरा मेन जो टारगेट है वो यही है, ठीक है ना, फील ऑफ द सब्जेक्ट, इसको समझना, ठीक है ना। एंड बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और द आईटी स्टूडेंट, ठीक है ना, आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए या क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस वालों का अल्टीमेटली टारगेट क्या होता है, कंप्यूटर साइंस या आईटी वालों का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनी सब्जेक्ट, ठीक है ना, व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल द सब्जेक्ट, बताइए भाई, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। भाई आप बहुत तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप क्या क्या पढ़ते हो भाई, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना, या कंप्यूटर नेटवर्क है, या डीबीएमएस है, डीबीएमएस है, ठीक है ना, और सो आप बहुत तरह के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। व्हाट इज द कॉमन थिंग यू ऑलवेज आइडेंटिफाई इन बिटवीन देम, क्या ऐसा कॉमन चीज है जो आप हमेशा आइडेंटिफाई करते हो, एनीवन, एनीवन। Anyone can answer this? डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि मेरा ये आंसर शायद गलत हो सकता है, देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट सोचता है कि स्टूडेंट कभी कभी ये सोच करके आंसर नहीं करता है कि उसको ऐसा फील होता है कि मेरा ये आंसर शायद गलत तो नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दिस। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए या लाइफ में किसी भी चीज को सीखने के लिए, लाइफ में किसी भी चीज को, वो सब्जेक्ट से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, लाइफ में किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है, यू हैव टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। व्हाट डज इट मीन, कि कौन क्या सोचता है ये आपको नहीं सोचना है। एक छोटे बच्चे को देखते हो, वो इंग्लिश भी गड़बड़ बोलता है, हाबल यू, तो लोग हंसते हैं, लेकिन उसको फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, वो सीखता है, वो क्या करता है, सीखता है, वो भी हंसने लगता है। इनफैक्ट क्या होता है, जब उसके बातों को सुन करके जो दूसरे लोग हंसते हैं ना, तो वो भी हंसता है, बिकॉज ही और सी इज इन अ लर्निंग फेज। और सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जस्ट इग्नोर व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना,
अगर आपको कुछ सीखना है, जस्ट ट्राई टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ 4 to 5 ईयर चाइल्ड, ठीक है ना, तो ही आप चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। नेवर थिंक कि आपका क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का है या आपका क्वेश्चन कितना बुरा है, कभी भी इस बारे में मत सोचो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका अगर कोई क्वेरी है, ऑलवेज ट्राई टू आस्क, ऑलवेज ट्राई टू आस्क एंड क्लियर इट ऑन द स्पॉट, या उस मूवमेंट पे आप इसको क्लियर करिए ताकि आप आगे बढ़ पाओ। गॉट इट। तो मैंने यहां पर आपसे एक छोटा सा सवाल किया है, व्हाट इज द कॉमन थिंग विच यू बेसिकली रियलाइज amongst all the subject, being a computer science or the IT student, क्या ऐसा कॉमन फैक्टर है जो आप रियलाइज करते हो सारे सब्जेक्ट्स में? एक स्टूडेंट ने आंसर किया है सर मैथ एंड देखिए देखिए वो कॉमन थिंग क्या है, वो है हमारा यस और नो। वो कॉमन फैक्टर क्या है मेरे दोस्त? यस और नो। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट किसी भी काम को करने के लिए किसका हेल्प लेता है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो है वो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए किसकी मदद लेता है? कंप्यूटर का। और कंप्यूटर में क्या करता है? तो वो प्रोग्राम लिखता है। एंड वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, देखिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को अपना टास्क को अगर पूरा करना है तो वो हमेशा कोड लिखेगा, चाहे वो एसक्यूएल क्वेरी का कोड हो, चाहे वो सीपीयू शेड्यूलिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी का प्रोग्राम हो, चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल का प्रोग्राम हो, चाहे वो सी प्रोग्राम हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो। एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट सोचता है, ठीक है ना, वो उसको फुलफिल करता है बाय राइटिंग द प्रोग्राम। एंड वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, the major concern which you always try to think is the time। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो मेरे दोस्त प्रोसेस शेड्यूलिंग में आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? व्हाट इज योर अल्टीमेट टारगेट? whenever you are dealing with the topic process scheduling, what is your ultimate target? कोई बता सकता है? जब कभी भी आप प्रोसेस शेड्यूलिंग इस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? क्योंकि प्रोसेस शेड्यूलिंग तो बहुत टाइप के है ना, एफसीएफएस, राउंड रॉबिन, उसके बाद आपने प्रायोरिटी, एसजेएफ, इस तरह के बहुत तरह के प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक को आप स्टडी करते हो। आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? चलिए, एक ने बोला है सर मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, करेक्ट, मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमम वेटिंग टाइम, ठीक है ना, टाइम मैनेज। आदित्य ने कहा है कि सर टाइम मैनेज, ठीक है, वेरी गुड। कम टाइम में ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। तो आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा पूरे प्रोसेस शेड्यूलिंग में, जब आप इसको स्टडी करते हो, जब आप इसको स्टडी करते हो तो अल्टीमेटली आप क्या कैलकुलेट करते हो? आप कैलकुलेट करते हो वेटिंग टाइम। जैन चार्ट बना करके आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? वेटिंग टाइम। और वही प्रोसेस शेड्यूलिंग को हम लोग परफेक्ट मानते हैं जिसका वेटिंग टाइम क्या होता है? मिनिमम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? मिनिमम होता है।
तो अल्टीमेटली हम लोगों ने किया क्या, जो ये वेटिंग टाइम था इसको हम लोगों ने मिनिमाइज करने की कोशिश करी। जो हमारा वेटिंग टाइम है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, अल्टीमेटली हम लोग ज्यादातर क्या कैलकुलेट करते हैं, वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। और हमारा टारगेट क्या होता है, इस वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना। और जिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये हमारा वेटिंग टाइम कम हो रहा है, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग सोचते हैं कि बेस्ट है। लेकिन जब हम लोग वेटिंग टाइम के बारे में सोचते हैं और जब इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ इमीडिएटली हमारे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर। ठीक है ना, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल टास्क को एक साथ चला सके। ठीक है ना, तो फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना हमारा अल्टीमेट टारगेट नहीं होता है। दिस इज नॉट आवर अल्टीमेट टारगेट टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम ओनली। यस और नो। हमारा एक दूसरा भी टारगेट होता है कि एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो। यस और नो, ये भी हमारा टारगेट होता है। और ऐसा भी नहीं हो कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, बाकी का सारा प्रोसेस क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि एक टाइम पे एक ही टास्क आप पूरा कर पाओगे। तो दिस इज नॉट अ अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा अल्टीमेट गोल था इसको हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्त, मल्टीटास्किंग बनाना है। मल्टीपल टास्क एक साथ चले। अब एक सीपीयू में मल्टीपल टास्क तो नहीं चलेगा, तो बारी बारी से चले इन राउंड रॉबिन फैशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन अल्टीमेटली आप अगर पूरे सिनेरियो को देखो, भाई आप अगर राउंड रॉबिन भी चला रहे हो तो भी आपका टारगेट क्या होता है, इस वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना, इस वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना। आप अगर राउंड रॉबिन भी चला रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से चलाओ कि वेटिंग टाइम जो है ये मिनिमाइज हो जाए। उसके लिए हम लोग बेस्ट सिलेक्शन ऑफ क्या करते हैं, टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस का एक ऐसा सिलेक्शन करते हैं कि हमारा वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाए और मल्टीटास्किंग भी फुलफिल हो जाए। इस तरह का बहुत सिचुएशन मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क में भी रियलाइज करवाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर में भी रियलाइज करवाऊंगा। ठीक है ना, कि हमें कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि ये तो हो गया हमारा, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, सपोज यू आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आप सोचो तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, तो आपका अल्टीमेट टारगेट होगा कि अगर ये दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, समझना बात को, दिस इज द नोड ए और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब भी मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं तो ये आप इमेजिन करना, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। सपोज ये नोड ए जो है ये इलाहाबाद में है, और दूसरा एक नोड है, दूसरा एक नोड है बी जो बॉम्बे में है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये नोड ए जो है ये इलाहाबाद पे है, और ये दूसरा नोड बी जो कि बॉम्बे में है, और ये दोनों नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो बीच का नेटवर्क काफी बड़ा होगा। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट नेटवर्क, विच इज वेरी लार्ज। ये जो इंटरमीडिएट नेटवर्क है ये क्या है, बहुत लार्ज है। ठीक है ना, तो अब ये दोनों नोड आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो पैकेट की मदद से। नोड ए जो है ये अपना पैकेट नोड बी को सेंड कर रहा है, और नोड बी जो है ये अपना पैकेट नोड ए को सेंड कर रहा है। और इस पैकेट के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेटिंग डेटा होता है। ठीक है ना, कम्युनिकेटिंग डेटा होता है, कम्युनिकेटिंग डेटा। ये है क्या हमारा, दिस इज द पैकेट, दिस इज द पैकेट। ये एक पैकेट है जिसके अंदर कम्युनिकेटिंग डेटा है। तो नोड ए अपने पैकेट को नोड बी के पास सेंड कर रहा है, नोड बी अपने पैकेट को नोड ए के पास सेंड कर रहा है, और इस पैकेट की मदद से ये दोनों नोड आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों नोड आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं।
in the similar way like a WhatsApp. तो now just try to understand, ठीक है ना, कि नोड ए ने अपने पैकेट को सेंड किया नोड बी को, तो इस पूरे कम्युनिकेशन में हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि नोड ए जो भी अपना पैकेट सेंड कर रहा है वो पैकेट कम से कम टाइम में नोड बी को क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए, या नोड बी जो भी अपना पैकेट सेंड कर रहा है वो पैकेट कम से कम टाइम में नोड ए को डिलीवर हो जाए। तो यहां पर हमारा जो टारगेट है वो क्या है मेरे दोस्त, टारगेट है वो क्या है, ठीक है ना, पैकेट should deliver in as minimum time as possible, जितना कम से कम टाइम हो सके उतने कम से कम टाइम में ये पैकेट क्या हो जाए, यहां से यहां तक डिलीवर हो जाए। अब ये हमारा बहुत सारे टारगेट में से एक टारगेट है, बहुत सारे टारगेट में से ये हमारा एक वन ऑफ द टारगेट है। भाई यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैकेट कम से कम टाइम में डिलीवर हो लेकिन वो सक्सेसफुली डिलीवर हो बिना किसी मॉडिफिकेशन के, ये भी हमारा एक सेकंड टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी मॉडिफिकेशन के ये पैकेट डिलीवर होना चाहिए। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है कि ये जो पैकेट है इंटरमीडिएट मीडियम में अगर इस पैकेट को कोई रीड करता है तो वो रीड ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है जो ये पैकेट है इस पैकेट के अंदर नोड ए का सेंसिटिव कुछ डेटा हो, कुछ सिक्योर डेटा हो जो वो नोड ए नहीं चाहता है कि कोई दूसरा नोड इसको रीड करे। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने दोस्त को एक ऐसा टेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो कि ये टेस्ट कोई और रीड करे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइक प्राइवेट डेटा, जो आप कभी भी नहीं चाहते हो कि आपके प्राइवेट कम्युनिकेशन को कोई दूसरा नोड पढ़े, ठीक है ना, तो मींस उस डेटा को सिक्योर बनाना बहुत जरूरी है, तो वहां पर हम लोग सिक्योरिटी यूज करते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द अनदर टारगेट। तो टारगेट हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे टारगेट में से ये हमारा वन ऑफ द टारगेट है। क्या है भाई, तो पैकेट को कम से कम टाइम में एक नोड से दूसरे नोड में क्या करना, डिलीवर करना। वी कैन हैव अ मल्टीपल टारगेट ग्रेजुअली, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे आपके बहुत सारे लाइक मींस बहुत सारे हर्डल्स आएंगे और हर्डल से आप अपने टारगेट को सेट करोगे। भाई टारगेट कब सेट होता है, जब आप सफर में निकलते हो, अभी आप सफर में निकले नहीं हो, अभी आप एक जगह बैठे हुए हो। Whenever you will start your journey, then you will find various hurdles, and whenever you will find the hurdles you will try to solve it, and whenever you will try to fix it you will fix some target. Are you getting my point or not? लेकिन उन सभी टारगेट में से जो हमारा मेजर टारगेट है वो क्या है, कम से कम टाइम में, ठीक है ना, अगेन वी आर लाइक स्ट्राइकिंग विद द टर्म दैट इज द टाइम, वी आर स्ट्राइकिंग विद द टर्म दैट इज द टाइम, ठीक है ना। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि पैकेट को कम से कम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करना, डिलीवर करना। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको जो करना है करिए, इस टास्क को मेरे दोस्त पूरा करना है तो इसके लिए आपको जो करना है आप करो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहीं पर आगे जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आगे जब अपन डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। सपोज जस्ट इमेजिन करना आपके पास कोई एक इमेज फाइल है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन, यू हैव अ इमेज फाइल, इसको मैं बाद में प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं इसको मैं बाद में प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली। इमेज फाइल है जो कि 5 MB का है, कितने MB का है भाई, 5 MB का है, ठीक है ना, और इस इमेज फाइल को एक नोड से दूसरे नोड पे आपको क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है ना, एक नोड से दूसरे नोड पे क्या करना है, सेंड करना है। ये नोड ए है, ये नोड बी है। नोड ए जो है
इस इमेज फाइल को नोड बी को सेंड करना चाह रहे हैं, दिस इमेज फाइल, ठीक है ना। अब नोड ए जो है वो अलग अलग तरकीब को यूज कर रहा है। कौन सा तरकीब को यूज कर रहा है भाई? तो सबसे पहले केस में नोड ए क्या कर रहा है कि इस फाइल को सिंगल पैकेट के फॉर्म में सेंड कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर ये क्या कर रहा है, इस फाइल को सिंगल पैकेट के फॉर्म में ये सेंड कर रहा है। तो यहां से यहां डिलीवर होने में सपोज इसको टाइम लग रहा है 50 माइक्रोसेकंड, ठीक है ना। सेकेंड सिचुएशन, नोड ए ने जो चूज किया उसने क्या किया, इस फाइल को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, दो इक्वल पार्ट में क्या किया, ब्रेक किया और फिर सेंड किया, ठीक है ना। ठीक है ना, दो पार्ट्स में ब्रेक किया, दो पार्ट्स में ब्रेक किया और सेंड किया। और इस सिचुएशन में इसको टाइम लगा 45 मिलीसेकंड। भाई दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो इन दोनों पार्ट्स को यहां से यहां डिलीवर होने में टाइम कितना लगा, 45 माइक्रोसेकंड। अब तीसरा सिचुएशन इसने चूज किया, इसने 10 पार्ट्स में ब्रेक किया और इसने देखा कि यहां पर 30 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं, ठीक है ना। चौथा सिचुएशन इसने लिया, क्या लिया, 20 पार्ट्स में ब्रेक किया और इसने देखा कि फिर से यहां कितना टाइम लग रहा है, 40। तो इस पूरे टाइम के एनालिसिस को समझिए, ये सब क्या है, डिलीवरी टाइम। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, इस इमेज फाइल को, जो मेरा अल्टीमेट टारगेट था, इस इमेज फाइल को इस नोड से इस नोड तक डिलीवर करना। और इस डिलीवरी प्रोसेस में मैंने 4 अलग अलग केसेस लिए हैं। पहला केस क्या है कि जो फाइल है उसको एक सिंगल पैकेट में सेंड करो, तो उसमें 50 माइक्रोसेकंड लगा। दूसरा केस में मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, इन दोनों पार्ट को बैक टू बैक मैंने सेंड किया, 45 माइक्रोसेकंड। तीसरे में मैंने 10 पार्ट इक्वल पार्ट में ब्रेक किया और सेंड किया, 30 माइक्रोसेकंड। अब फोर्थ में 20 इक्वल पार्ट में मैंने ब्रेक किया और सेंड किया, यहां पर 40 माइक्रोसेकंड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो टाइम है ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है और फिर अचानक से बढ़ गया, बढ़ गया। तो आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन विच वन इज द बेस्ट केस? ऑब्वियसली अगर आपको चूज करना हो तो आप इस वाले सिचुएशन को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिलीवरी टाइम है वो सबसे क्या है मेरे दोस्त, कम है। तो पैकेट को भी ब्रेक करने का एक लिमिटेशन है। भाई मैंने क्या किया, पैकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन हम पैरेलली वी आर ऑब्जर्विंग कि ब्रेक करने का भी एक लिमिटेशन है। एक लिमिट के बाद अगर हम लोग फिर से ब्रेक किए तो टाइम जो घट रहा था वो फिर से बढ़ जाए। तो देयर इज सम थ्रेशोल्ड वैल्यू कि कहां तक, कितने दूर तक ब्रेक करना है। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ टू फाइंड in what number of fragment the packet has to be broken, or in what quantity the packet has to be broken so that the file will be delivered in minimum time. ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि एक पर्टिकुलर फाइल को कितने पार्ट में ब्रेक करें कि कम से कम टाइम पे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। और ये मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। ये मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है भाई, इस फाइल को, अगर हम लोग अपना अल्टीमेट टारगेट देखें तो इस फाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिलीवर करना, कितने टाइम में, कम से कम टाइम में। अब उसके लिए आपको जो लॉजिक लगाना है, जो प्रोटोकॉल लगाना है आप लगाओ, ठीक है ना। इसके लिए हमें जो लॉजिक लगाना होगा हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बचाना है। हमें क्या करना है मेरे दोस्त, डेटा कम्युनिकेशन का जो टाइम है उस टाइम को सेव करना है। दैट इज आवर अल्टीमेट टारगेट व्हेनेवर वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। तो मेरे दोस्त पूरे कंप्यूटर साइंस में अगर आप सारे सब्जेक्ट को खोल करके देखो ना, द कॉमन फैक्टर यू विल आइडेंटिफाई इज नथिंग बट द टाइम, एंड द टाइम आर डिफाइंड इन डिफरेंट रेफरेंस। भाई सीपीयू शेड्यूलिंग के केस में सीपीयू टाइम के रेफरेंस में टाइम डिफाइन होता है, वेटिंग टाइम के रेफरेंस में टाइम डिफाइन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो
तो यहां पर लाइक फाइल के डिलीवरी के रेफरेंस में टाइम डिफाइन होता है, प्रोग्रामिंग में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के रेफरेंस में टाइम डिफाइन होता है। तो टाइम का जो डिफाइन करने का रेफरेंस है ये सब्जेक्ट में चेंज हो सकते हैं। आई डोंट गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो टाइम को ऑब्जर्व करने का जो रेफरेंस है वो चेंज हो सकता है। भाई सीपीयू शेड्यूलिंग के केस में वेटिंग टाइम के रेफरेंस में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको एग्जीक्यूशन टाइम के रेफरेंस में देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिलीवर के रेफरेंस में देखते हैं। द रेफरेंस कुड बी चेंज बट अल्टीमेट टारगेट लाइक जो अल्टीमेट जो कॉमन फैक्टर है वो है हमारा टाइम, और उस टाइम को बचाना, उस टाइम को सेव करना, मिनिमाइज करना, ठीक है ना। बिकॉज whenever you are writing a program, whenever you are giving a logic, your logic should be in a manner so that you can reduce the time. Are you getting my point or not? समझ में आ रहा है भाई सभी लोग? और ये जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं ये सब मैं आपको विथ फीलिंग, विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस। पहले फील ऑफ द सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए चलिए, तो आज चूंकि पहला सेशन है तो पहला सेशन अपन बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप सभी लोगों ने फॉरोजन बुक का नाम सुना होगा, और मैं हर एक अपने लेक्चर में एक टारगेट स्टूडेंट को जरूर देता हूं, ठीक है ना। जो फॉरोजन का बुक है उसके पहले 2 चैप्टर को रीड करके सिर्फ आना है। आपको समझना बहुत ज्यादा नहीं है, जितना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको रीड करके आना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होगा, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। जो फॉरोजन का बुक है, फॉरोजन, ठीक है ना, फॉरोजन का ये बुक है सीएल कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है ना, या डेटा कम्युनिकेशन के नाम से आता है। इसके फर्स्ट 2 चैप्टर को रीड करना है। रीड फर्स्ट 2 चैप्टर, बहुत छोटा है। यहां पर बस बेसिक चीजें दिया हुआ है, बेसिक चीजें दिया हुआ है। जितना आपको समझ में आ रहा है बस आप रीड करते चलो कहानी की तरह। आपको जितना समझ में आ रहा है, ये नहीं सोचना है कि मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, मैं हर एक बात डिस्कस करने वाला हूं, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप पहले 2 चैप्टर को एटलीस्ट रीड करके आइए, क्योंकि उसके बाद जब मैं आपको कुछ भी बताऊंगा ना, इसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा आप बुक पढ़ करके आओ, क्योंकि इसके बाद सारा का सारा जो टॉपिक है वो फॉर्मूला डेरिवेशन पे बेस्ड है, और वो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करना सिखाऊंगा। लेकिन पहले 2 चैप्टर के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि बस इसको एक बार रीड करके आना, सो दैट यू कैन हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। कोशिश करना, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो। देखो नहीं भी करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं हर एक चीज बारीकी से आपको बताऊंगा, लेकिन रीड करके आओगे ना तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस पहले 2 चैप्टर को जरूर से जरूर रीड करके आइएगा, और कल जो है अपन इस सब्जेक्ट को शुरुआत से शुरू करेंगे। तो आज का जो पूरा पार्ट था ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब कल हम लोग जो है वो पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 सारे टॉपिक को डील करेंगे। तो कल मॉर्निंग जो अपनी क्लास होगी वो मॉर्निंग 8 AM, तो सभी लोग प्रेजेंट रहना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सर उठ नहीं पा रहे हैं, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है। एनीवेज कुछ भी आपको लगे, लेकिन आपको एनी हाउ उठना है,
सुबह 8 बजे से पहले फ्रेश होना है, माइंड सेटअप ये बनाना है कि मुझे 8 से लेकर के 12 से 1 तक का क्लास अटेंड करना है। बीच में मैं आपको हाफ एन आवर का 15 मिनट का 2 ब्रेक दूंगा। एक 15 मिनट का लाइक टी ब्रेक हो जाएगा और एक नाश्ते वास्ते के लिए बढ़िया सा मैं आपको आधे घंटे का ब्रेक दे दूंगा, ठीक है ना। या आप खाना खाना चाहते हो तो खाने का, लेकिन ये एफिशिएंटली अपना जो क्लास है वो सुबह 8 से 1 तक का चलेगा। और कल मैं पहला चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट डील कर दूंगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वो पूरा का पूरा टॉपिक्स चैप्टर 1 का मैं कल के सेशन में डील करने वाला हूं। तो सुबह मॉर्निंग 8 AM का सेशन और कल का जो सेशन है वो दोनों चैनल पे चलेगा। मेरा जो आईफा डिजिटल का चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये दोनों चैनल अलग नहीं है, ये दोनों चैनल सेम है, ठीक है ना। तो आईफा डिजिटल चैनल पे भी चलेगा और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट वाले चैनल पे भी चलेगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कल के सेशन को आप बेसिक से शुरुआत से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमारा मेनली जो मेरा पर्पस था वो था कि आप एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हो, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ये आपको बताना, ठीक है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज द कॉमन थिंग अबाउट लाइक अमंग द सब्जेक्ट, ये आपको रियलाइज कराना, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट था आज के सेशन का। कल अपन जो है चैप्टर 1 के एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 अपन डील करेंगे। समझ में आया भाई। और ये 2 दिन का क्लास सैटरडे एंड संडे, ये आपका फ्री डेमो सेशन है यूट्यूबर्स के लिए जो सिर्फ हमसे यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर आपको मजा आता है, जो कि आना है, ठीक है ना, तो आप इस कोर्स को सब्जेक्ट वाइज परचेस कर सकते हैं। कोर्स का जो फीस है वो हार्डली 200 या 250 रुपए, ठीक है ना। और उसके लिए नहीं सोचना है। एक दिन मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने 200 बोला था, वेबसाइट में 250 शो कर रहा है। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि भाई यार ले लेना 50 रुपया ज्यादा दे करके, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी तेरा ये जो पैसा है, ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब बच्चे के ही मदद में काम आएगा। अगर आप मेरे आईफा डिजिटल वाले चैनल पे जाते हैं, मैं आपको मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, whatever the subscription like you are taking from for my subject, entire money is going to the like child welfare, ठीक है ना। सारा का सारा जो पैसा है वो मैं जो है वो पूरा का पूरा दे देता हूँ, बच्चों के लिए किताब कलम पानी का बॉटल, या कहीं पर भी मुझे लगता है कि वाटर फिल्टर लगाना है तो मैं वाटर फिल्टर लगवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन सब यूज में जा रहा है। तो मैंने उसको यही बोला कि यार तू ये 50 रुपए ज्यादा दे रहा है, किसी न किसी बच्चे के ही काम आ जाएगा, तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए यार मेरे लाइफ में मुझे जो करना है, मेरा जो जॉब है उससे हो रहा है, ये मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। एक्चुअल में उन सभी लोगों की मदद आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक बीच का माध्यम हूँ। You people are directly connected with this child, ठीक है ना। आई एम जस्ट अ मीडियम जो आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी मैं डिस्कस करूंगा प्रोटोकॉल के अंदर। तो एनीवेज, तो आज बस मेरा मुद्दा था बेसिक चीजों को आपको बताना। कोशिश करिएगा ये 2 चैप्टर को रीड करने की, ठीक है ना। थ्योरेटिकल है, रीड करिएगा, इसमें बस बेसिक दिया हुआ है, ठीक है ना। पैकेट, प्रोटोकॉल, लेयर्स, ठीक है ना, टोपोलॉजी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब बेसिक दिया हुआ है। तो एक बार आप बस पढ़ के आइएगा। इसके बाद मैं आपको कभी भी बुक पढ़ने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं यही 2 चैप्टर है जो हमेशा हर बच्चों को रेकमेंड करता हूं, ठीक है भाई सभी लोग। तो कल मिलते हैं। कल की जो अपनी मॉर्निंग की क्लास रहेगी वो मॉर्निंग में 8 AM, ठीक है ना। तो कल का जो क्लास होगा वो सुबह 8 AM, ठीक है ना। तो सभी लोग रेडी रहिएगा। ये क्लासेस अपना दोनों चैनल पे चलेगा, टर्निंग पॉइंट एंड डिजिटल। I understand, Mr. Let's crack the gate 001, whatever your name is. I understand कि 7 बजे का क्लास शेड्यूल था, मैं वो नहीं ले पाया। एक्चुअली में मैं भिलाई पे था और भिलाई से रायपुर में मुझे आना था, तो थोड़ा ट्रैफिक में मैं फंसा हुआ था। हालांकि मैं घर पे 6:30 बजे तक पहुंच गया था, लेकिन चूंकि मैंने मैसेज कर दिया था 7 बजे का, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई 7 बजे का जब मैसेज किया हुआ तो 7 बजे मैं करूं। लेकिन कल की क्लास या कल से जो आपकी क्लास है वो टाइम पे रहेगी, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है भाई। मिस्टर लेट्स क्रैक वट एवर योर नेम इज,
काइंडली पुट योर लाइक एक्चुअल नेम, तो सही लगता है, कम्युनिकेट करने में मजा आता है। सिमोन, सिमोन देखिए क्लास का जो नोट्स है ना, ये आप खुद से बनाना सीखो, मेरे इन नोट्स का कोई फायदा नहीं है। देखिए अनटिल एंड अनलेस यू विल पुट योर एफर्ट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे ना, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ट्राई टू राइट इट। अगर आपको लिखने में टाइम लग रहा है, यू जस्ट टेल मी कि सर थोड़ा वेट करिए, मैं वेट कर लूंगा, मैं वेट कर लूंगा, यू जस्ट डोंट वरी। आपको अगर लिखने में टाइम लग रहा है, आप मुझे बोलो सर मुझे 5 मिनट और दो, मुझे ये लिखना है, लेकिन खुद से लिखो। बचपन में यही तो सिखाया जाता था ना, जब हम लोग किसी चीज को लिखते हैं तो वो मेमोरी में बहुत अच्छे से स्टोर होता है, स्ट्रांगली स्टोर होता है। ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर लैंग्वेज, इन योर हैंड राइटिंग, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं 8 AM, सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। और जो लिंक है वो मैं आपको अभी का भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट लाइक हमारे लाइक पेड हैं, जिन्होंने 200 रुपया दे करके इस सब्सक्रिप्शन को लिया है, उनके यूट्यूब का जो ग्रुप है वहां पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 AM। बाय, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, बाय, गुड नाइट।